यहाँ पर हम बात करते हैं शरीर में गति के बारे में बात करते हैं। यानी शरीर में किस तरीके से गति होती है, किस चीज़ की क्या गति होती है शरीर के अंदर, उसकी हम बात करते हैं। जैसे बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, अपने शरीर में होने वाली गतियों को आप अनुभव कीजिए कि कहाँ पर आपके शरीर में क्या हो रहा है। आप समय समय पर परीक्षण करना है। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां हैं, वो निरंतर होती रहती हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग है गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरणों को आपको उसी स्थान पर रहते हुए भी अपने शरीर के कोई न कोई भाग है गति करता रहता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठ करके अपने अध्यापक के पास में जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं और विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अपने मित्र, अध्यापक या फिर अभिभावकों से चर्चा करके सारणी को यहाँ पर बढ़ना है, जैसे कौन सा पक्षी है, इंसान है, किस तरीके से गति करते हैं। बूझो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। गाय है, पैर के द्वारा गमन करती है। क्या करती है? गाय चलती है। मनुष्य है, किसके द्वारा गमन करता है? पैर के द्वारा। और क्या करता है? ये चलता है। सांप है, संपूर्ण शरीर के द्वारा गमन करता है और क्या करता है? वो रेंग कर गमन करता है। पक्षी है, पक्षी पंखों से और पैरों से भी काम ले सकते हैं, पंखों से भी काम ले सकते हैं, गति करते हैं और ये उड़ भी सकते हैं और चल भी सकते हैं पक्षी। कीट की बात करें, कीट हैं हमारे, जो भी छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो पैरों से चलते हैं और ये चलते ही हैं। मछली की बात करें, मछली अपने पंखों से, यानी जो उनके पंख होते हैं, फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से ये क्या करती है? गति करती है। तो यहाँ पर तैरती है मछली। तो इनको हम बढ़ सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या करती है। अब हम बात करें, जैसे जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। जैसे चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि जंतुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु यहाँ पर चलते हैं, जबकि सांप है वो रेंगता है और मछली है वो तैरती है? इसकी क्या वजह है? इसकी हम बात करें तो मानव शरीर और उसकी गतियों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे मानव शरीर और उसकी गतियों के बारे में बात करें, जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व हम अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या आपके विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ पैर किस प्रकार गति करते हैं? हमारा शरीर जिन गतियों को करने के लिए योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियां करने का प्रयास करते हैं। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास करते हैं, यानी कि हम जब गेंद फेंकते हैं तो हम ये सोचते हैं कि गेंद है विकेट में जाकर के लगेगी। तो दोनों ही चीज़ें काल्पनिक है, हम सोच ही रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि गेंद जाकर लगे, लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप से घुमाते हैं। क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए, अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। तो यहाँ पर भी आपको क्या करते हैं? गति करते हैं, यानी चारों तरफ घुमाते हैं। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इस प्रकार के पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पासर में सीधा तानिए, यानी कि अपने समांतर में सीधा करना है और भुजा को मोड़ते हुए उंगली से कंधे को छूइए। आपने अपने हाथ पैर को कौन कौन सा भाग मोड़ा है? हाथों को सीधा तान करके नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, लेकिन कुछ अंगों को हम स्वतंत्र रूप से नहीं घुमा सकते। जैसे कि हम कुछ अंगों हैं, जैसे कि गर्दन है, हम एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। आगे पीछे की साइड हम गर्दन को नहीं ले जा सकते, जबकि हाथ को पीछे की साइड हम ले जा सकते हैं। हाथ को हम चारों तरफ नहीं घुमा सकते, हाथ को हम एक ही साइड घुमा सकते हैं। तो क्या कारण है कि कुछ चीज़ें तो चारों तरफ घूम जाती हैं, कुछ चीज़ें चारों तरफ नहीं घूमती हैं। तो यहाँ पर क्रियाकलाप हम देखें, एक पैमाने को अपने हाथ पर दिखाया गया है, कोहनी की में यहाँ पर रखना है। जैसे ये पैमाना रख दिया है, अब इसको घुमाने, जैसे इस तरीके से बांध दिया। अब हाथ को हम कोहनी से घुमाने का प्रयास करते हैं, तो ये हाथ हमारा कोहनी से नहीं घूमेगा।
तो अपने मित्र से पैमाने और हाथ को एक हाथ में बांधने के लिए कहिए। अब कोहनी को मोड़ने की कोशिश कीजिए। तो क्या आप इसे मोड़े हैं? तो यहाँ पर ये हम मोड़ नहीं पाएंगे इसको। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे शरीर की गतियों के बारे में बात करें। गर्दन है, पूर्णतः घूमता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्णतः नहीं घूमता है, अंशतः यानी थोड़ा बहुत घूमता है गर्दन। झुकता है, उड़ता नहीं है, गति बिल्कुल नहीं करता है। गलाई की बात करें, कलाई क्या है, पूर्णतः घूम जाता है, चारों तरफ घूम जाता है। झुकता है, कलाई उड़ता है, इसका बिल्कुल गति बिल्कुल नहीं करता है, तो कलाई बिल्कुल गति नहीं करेगा। उंगलियां हैं, उंगलियां पूर्णतः घूमती नहीं है, अंशतः घूमती हैं, यानी थोड़ी बहुत घूमती है, ऊपर नीचे घूम सकती है, चढ़ सकती है। फिर यहाँ पर घुटनों की बात करें, घुटने भी हमारे क्या है, चारों तरफ नहीं घूमते हैं, यानी अंशतः घूमते हैं। एडी की बात करें, एडियां हमारी ना घूमती हैं और यहाँ पर ना ही झुकती हैं। एडियां या बिल्कुल गति नहीं करती हैं, तो एडियां भी यहाँ पर गति नहीं करेंगी। एडियों की बात करें हम, उंगली, पैरों की उंगली हम पकड़ करके घुमा सकते हैं, उनको अंशतः घूम सकती हैं। तो इसी तरीके सर की बात करें, सर भी हमारा अंशतः घूमता है, यानी चारों तरफ नहीं घूमता है। कोहनियों की बात करें, कोहनियां भी हमारी चारों तरफ, यहाँ पर कोहनी से हम हाथ को चारों तरफ घुमा सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर अंशतः घूमता है। भुजा की बात करें, भुजा हमारी चारों तरफ घूम जाती है। तो इस तरीके से हमें देखना है कौन सी चीज़ घूम सकती है, कौन सी चीज़ गति कर सकती है। जैसे पैर हैं हमारे, गति कर सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा सकते हैं जहाँ पर वह दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए कोहनी से हम उनको घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। कंधा है, वहाँ से हम मोड़ा सकते हैं, घुमा सकते हैं। गर्दन है, वहाँ से हम घुमा सकते हैं, मोड़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जुड़े हुए होते हैं। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को हम क्या कहते हैं? संधि। तो जहाँ से हम किसको अपने, यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती है तो विचार कीजिए हमारे लिए क्या होगा, हम गति कर नहीं पाएंगे। वास्तव में संधियों की कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, अपनी एक उंगली है, उंगली के द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली और पदांगुली को दबाइए। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं क्या हैं? अस्थियां होती हैं। यानी हम दबाते हैं तो एक कठोर चीज को हम दबाने लगते हैं हाथ पैरों में, तो वो क्या होती है? हमारी हड्डियां होती हैं, अस्थियां बोलते हैं जिनको हम। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता, वह अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? तो यहाँ पर अस्थियों में क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं, जहाँ से हम इनको मोड़ते हैं। तो हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक लंबी अस्थि नहीं होती है। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं और इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां होती हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान से हिला या झुका सकते हैं जहाँ पर ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं? विभिन्न गतिविधियों में विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर के अनेक प्रकार की संधियां यहाँ पर होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कंदुखलिका संधि। कंदुखलिका संधि, जैसे कागज की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में हमें मोड़ना है, तो कागज की पट्टी को बेलन बनाना है और रबड़ या प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़ते हुए कागज को बेलन को डालना है, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। कैसे डालना है? यहाँ पर एक कटोरी लेना है, कटोरी में यहाँ पर एक गेंद लगा देनी है और कागज बेलन लगा दिया। अब हमने इसमें क्या कर दिया? चिपका दिया है और इस कटोरी में हम घुमाएंगे। इसका मतलब ये कटोरी क्या हो जाएगा? हमारा घुटना हो जाएगा, और घुटने से हम नीचे वाला ये पैर का सेक्शन हो जाएगा कि पैर हम घुमा सकते हैं घुटने से। तो घुटने के अंदर क्या होती है? एक तरीके से कटोरी टाइप में होती है, तो हम यहाँ पर घुमा सकते हैं। तो गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का हम प्रयास करेंगे। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूम सकती है? क्या कागज का बेलन भी यहाँ पर घूमता है? तो ये सेक्शन भी घूमता है, यानी हमारा पैर भी यहाँ पर घूमता है। तो कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका क्या है? हाथ है, और गेंद इसका, हम कह सकते हैं कि सिरे से इसको पूरा घुमा सकते हैं। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिसका आपका हाथ जुड़ा हुआ होता है। तो कंधों में भी क्या है? कटोरी के साइड टाइप का कुछ लगा रहता है, तो वहां पर हम अपने कंधों को घुमा सकते हैं। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में क्या होता है? धंसा रहता है। जैसे इस तरीके से ये कटोरी होगी, श्रेणी अस्थि, और यहाँ पर ये जैसे जांग की अस्थि दिखाई गई है। जांग की अस्थि में और पैर के बीच में यहाँ पर ये जो जॉइंट होता है वो कैसा जॉइंट होता है?
केंदुक खलिका टाइप का जॉइंट होता है, केंदुक खलिका संधि होती है, जो यहाँ पर ये दिखाई गई है। केंदुक खलिका संधि से हम बता सकते हैं कि हमारे कंधों पर इस तरीके का जॉइंट होता है, हमारी जांघों के यहाँ पर इतना इस तरीके का जॉइंट होता है। तो इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण हो सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का हमें स्मरण करना है। अब बात करते हैं धुराग्र संधि। धुराग्र संधि क्या होती है? गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि है वो कहलाती है धुराग्र संधि। तो यहाँ पर हम देखें, एक तो गर्दन को सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि होगी। यहाँ पर हम देखें, जैसे गुहिका में जो दशा होता है, हाथ पैर की अस्थि का गेंद वाला हिस्सा दूसरी कटोरी रूपी गुहिका से दशा होता है, तो यहाँ पर कौन सी होती है? हमारी केंदुक खलिका संधि होती है। और जो धुराग्र संधि है इसके द्वारा सिर को आगे वो हमें पता करना है या बताना है। अब बात करते हैं, जैसे कि ये धुराग्र संधि दे रखी है। यहाँ पर धुराग्र संधि क्या होती है? गर्दन के ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर होती है धुराग्र संधि। तो इसमें कंदुका खली संधि के द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं, जबकि धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूम बेलनाकार अस्थि है, इस छल्ले में छोटे छल्ले में घूमती है। अब बात करते हैं हिज संधि की। हिज संधि कहाँ पर पाई जाती है? तो घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलते हैं, बंद करते हैं, तो कब्जे को हम दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। जो कब्जा होता है वो आगे और पीछे की तरफ खुलने देता है, वो कहलाता है। दरवाजे को हम आगे की तरफ खोल सकते हैं, पीछे की तरफ भी खोल सकते हैं। तो कब्जे की गति के प्रकार को देखें हम, एक मोटे कागज और गत्ते का बेलन बनाइए और चित्र के अनुसार गत्ते और कागज के बेलन छोटी पेंसिल हमें लगा देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बनेगी हमारी हिज संधि। तो इसमें हम आगे पीछे इसको कर सकते हैं। तो हिज जैसे बनाना है, आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की बाती है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास हमें करना है, यानी ये वाला बेलन हमें चलाने का प्रयास करना है इसके अंदर। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि से किस प्रकार अलग है? तो इस क्रियाकलाप में हमें कोहनी वाला हिस्सा आता है, यानी कोहनी को हम पीछे नहीं ले जा सकते, हम इसको आगे या इतना ही घुमा सकते हैं कोहनी को। तो ये कोहनी वाला जो हिस्सा है वो हिज संधि का हिस्सा होगा, यानी हिज संधि के रूप में कोहनी हमारी जुड़ी रहती है। फिर घुटने को भी हम कह सकते हैं कि घुटने वाला जो संधि है वो भी हिज संधि है, क्योंकि घुटने को भी हम पीछे नहीं ले जा सकते हैं। यानी घुटने का नीचे वाला भाग है पैर का, हम वो पीछे की साइड हम ले जा सकते हैं, आगे की साइड हम नहीं ले जा सकते, तो वो कहलाएगी हमारी हिज। तो कोहनी और घुटनों पर संधि से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिज संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधियों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? एक होती है अचल संधि। अचल संधि कहाँ पर होती है? हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को हम कहते हैं अचल संधियां। ऐसी संधियां जो हिल नहीं सकती वो संधियां क्या कहलाती हैं? मुंह खोलते हैं, तो आप अपने जबड़ा है हमारे चेहरे का या फेस का जो निचला जबड़ा है कभी भी हिलता नहीं है, तो निचले जबड़े को हम सिर से दूर नहीं ले सकते। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास हम करते हैं, तो आप इसे गति दे सकते हैं। ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य का भाग है वो अचल संधि कहलाता है। ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य का भाग यानी खोपड़ी के मध्य जो भाग होता है वो अचल भाग कहलाता है। हमने केवल कुछ संधियों की चर्चा की है जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न आकृतियां कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या करेंगे? संभवतः आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके शरीर की सभी अस्थियां ठिकाण करती हैं। तो हमारे ढांचे को क्या कहते हैं? हम कंकाल कहते हैं। तो कंकाल किसे कहा जाता है? जो हमारे हड्डियों का ढांचा कंकाल कहते हैं। हम कैसे जानते हैं कि मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर के विभिन्न अस्थियों को आकृति के विषय के रूप में जान सकते हैं। शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियां, उनकी संख्या और आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। जैसे एक्सरे के चित्र में हमें शरीर की पता चलता है,
तो एक्सरे से हम पता कर सकते हैं कि कोई शरीर में कहीं फ्रैक्चर है या नहीं है, कहीं पर कुछ दिक्कत है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये जॉइंट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, जैसे कोहनी और घुटनों पर कौन से जॉइंट होते हैं, हिज जॉइंट होते हैं, यानी हिज संधि होती है। तो यहाँ पर हमें संधि के नाम लिखने हैं कि गर्दन पर कौन सी संधि होती है और ये कंधों पर कौन सी संधि होती है, वो हमें यहाँ पर नाम लिखना है। ये मानव कंकाल का चित्र है जिसमें हड्डियों का चित्र बताया गया है। क्या कभी आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने एक्सरा हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों की कुछ संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। एक्सरा इसलिए करवाते हैं ताकि अगर हड्डी कोई टूट गई है अंदर से, या अगर हड्डी में कोई फ्रैक्चर आ गया है तो उसका हम एक्सरे के द्वारा पता लगा सकते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र और ऊपरी भाग और पैर के निचले और ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव हमें करना है। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाना है। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक उसी प्रकार से अनुभव करा है जैसे कि एक्सरे चित्र से अनुभव होता है। तो यहाँ पर टखने और घुटने की संधियों के एक्सरे है और ये घुटने का यहाँ पर चित्र है। तो यहाँ पर प्रत्येक भाग की अस्थियों की संख्या हमें ज्ञात कर सकते हैं कि कौन से भाग में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। अपनी उंगलियों को मोड़ना है। क्या आप इन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए, क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक कलाई के पर जो छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी अस्थियां पाई जाती हैं, उन्हें हम कॉर्पल कहते हैं। यदि इनमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? एक ही अस्थि होती तो हम इसको काम में नहीं ले पाते, हाथ से ज़्यादा हम काम नहीं थे, इसलिए यहाँ पर छोटी छोटी अस्थियाँ दी गई हैं। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रखिए और अपने बक्स और पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों को अनुभव कीजिए। जितनी पसलियाँ बक्स को वो आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। ध्यान से देखिए कि बक्स की अस्थियाँ की तुलना में आपका उपयुक्त अनुभव यहाँ पर देख सकते हैं। हम देखते हैं कि कितनी हड्डियाँ यहाँ पर जैसे कि सीने में हमें दिखाई देती हैं। इसको हम कहते हैं पसली पिंजर, यानी कि जो हृदय में दिखाई देता है वो कहलाता है हमारा पसली पिंजर। तो ये हमारा चित्र किसका है? पसली पिंजर का है। हड्डियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है, सस्ती और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना बनाती है। मेरुदंड कौन सा होता है? जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है मेरुदंड। तो मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से का निर्माण करती हैं। ये शंकु रूपी बक्से को हम क्या कहते हैं? पसली पिंजर कहते हैं। तो ये पसली पिंजर कहलाता है जो मेरुदंड से जुड़ा होता है। बक्स के दोनों तरफ कितनी पसलियाँ होती हैं? 12 पसलियाँ होती हैं। और हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, जैसे कि हमारा हृदय है, इसमें सुरक्षित रहता है। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटना मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल और अखंड है? और गांठें होती हैं, वो क्या कहलाती? छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? केसरू का कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां होती हैं, छोटी 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 जो हड्डियां होती हैं यहाँ पर, वो कहलाती हैं केसरुकाएं। और मेरुदंड में 33 जर भी बक क्षेत्र की इन अस्थियों से बना होता है। यदि मेरुदंड केवल एक अस्थि से बना, अगर मेरुदंड में छोटी छोटी हड्डियां, आप अपनी दीवार को धक्का लगाने में सफल हुआ है या नहीं हुआ है? तो धक्का लगाने का प्रयास करेगा तो आप उसके कंधों के समीप दो उभार स्थितियां महसूस करेंगे, यानी कंधे पर उभार यहाँ पर आ जाता है। इन्हें हम कंधे की अस्थियां कहते हैं। जब दीवार पर जब धक्का लगाते हैं तो कंधे पर उभार आ जाता है, तो वो कहलाएंगी हमारी कंधे की अस्थियां। तो यहाँ पर यह संरचना है, ये श्रोणि अस्थियां हैं। यानी यहाँ पर कौन सी अस्थियां होंगी? जो कंधे वाली जो अस्थियां हैं वो कहलाएंगी हमारी श्रोणि अस्थियां। एक जैसी संरचना बनाती हैं जो आपके अमावस्या के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अक्षों की यह रक्षा करती है। तो ये श्रोणि अस्थियां हैं, ये अमावस्या के श्रोणि अस्थियां क्या होती हैं? ये हमारी जैसे जांघों के ऊपर ये पाई जाती हैं श्रोणि अस्थियां, पेट के निचले वाले हिस्से में पाई जाती है श्रोणि अस्थियां। ये बक्से के समान होती हैं और ये अमावस्या के निचले वाले भाग है उसकी हमारी रक्षा करती हैं। और यह कूले वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे यहाँ बैठते हैं।
तो जिस श्रोणीय अस्थियां, आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियां एक दूसरे से जुड़े होती हैं। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क को परिबद्ध करने में और मस्तिष्क को सुरक्षा ये प्रदान करती है। हमने अपने कंकाल के बारे में यहाँ पर जानकारी देखी है, जैसे कि ये मानव कंकाल की खोपड़ी है। तो खोपड़ी का चित्र है, यानी खोपड़ी की हड्डियां हैं यहाँ पर। तो बहुत सी अस्थियां और संधियों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं। जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते हैं उन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपास्थ कहते हैं। यानी जो हड्डियां होती हैं हमारे पास में, जो हड्डियां जितनी कठोर नहीं होती हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपास्थ कहते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि का अनुभव करते हैं और जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि कान में कोई अस्थि नहीं है। तो आप अपनी उंगलियों के बीच पाली में या इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ अंतर महसूस करते हैं और नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर कुछ अंतर महसूस करते हैं। तो क्या आपको लगा कि कान का ऊपरी हिस्सा है लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपली है, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि कहलाती है, यानी कोमल हड्डियां हैं वो कहलाएंगी उपास्थि। और शरीर की संधियों में भी उपास्थियां पाई जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियां, संधियां और उपास्थियों से मिलकर बन सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ चित्र हमें बनाना है। हमने अपने शरीर के उन अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य आता है, इसका हम पता लगाते हैं। जैसे अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का हमें प्रयास करना है। तो जब हम छूते हैं, जैसे इस तरीके से मुट्ठी बना करके इसको छूने का हम प्रयास करते हैं, तो अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां से कार्य करती हैं, घुमा सके। तो क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए, क्या आप में इसमें कोई उभार महसूस होता है? तो जो उभार होता है उसे हम कहते हैं पेशी। और संकुचित यानी लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां क्या हो जाती हैं, उभर जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिखाई, लंबाई में कमी के कारण ये उभार यहाँ पर आ जाता है। उन्हें सामान्य स्थिति में लाते हैं तो ये पुनः हमें भी इसी प्रकार देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी हो जाती है, कठोर हो जाती है और मोटी हो जाती है, और यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों का संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, और जब दो पेशियों में कोई सिकुड़न होती है तो अस्थि दिशा में खिंच जाती है, और युगल की दूसरी पेशी है वो शिथिल यानी लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है और अवस्था में आ जाती है, यानी कि शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी है सिकुड़ करके अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि जो पहली पेशी है वह शिथिल हो जाती है। कि जो पेशी है वो शिथिल हो जाती है, दूसरी पेशी है वो लंबाई खींच करके बड़ी हो जाती है, यानी लंबाई में बढ़ करके पतली हो जाती है और दूसरी शिथिल हो जाती है। इससे हमें गति मिलती है, यानी कि पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। तो हम कह सकते हैं कि एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, एक खींचती है और एक शिथिल हो जाती है। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियां और पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए और घोंगे में क्या अंतर है? ये हम देख सकते हैं। जंतुओं की गतियों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे जंतुओं की चाल के बारे में हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, केंचुए की बात करते हैं। जैसे बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का हमें निरीक्षण करना है। इसे पकड़ करके स्याही या फिल्टर पेपर पर रख दीजिए। केंचुए को हमें क्या रखना है, पर हमें रखना है। अब इसकी गति का परीक्षण करना है। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी या टुकड़े या टाइल्स या किसी चिकनी सतह पर रख दीजिए और इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर यानी से केंचुआ आसानी से चल सकता है, यानी कि केंचुआ है यहाँ पर टाइल्स पर चिकन पर नहीं मिल पाएगा। तो केंचुए का शरीर है, एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर अनेक छल्लों से बना हो, अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु उसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर को घटने और बढ़ाता करती हैं। और चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रखता है
तथा अग्रभाग को ये फैलाता है, जैसे कि, और फिर आगे वाले भाग को ये भूमि से टच कर लेगा, पीछे वाले भाग को खींच लेगा। तो इस तरीके से ये गति करता है। तो इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ लेता है और पीछे के भाग को वो स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात शरीर को वो संकुचित करता है और पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। और कैंचुए की इस प्रक्रिया है, वो चलने की जो प्रक्रिया है, वो बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इससे शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं और इसे चलने में सहायता करते हैं। यानी इसके शरीर में क्या होते हैं, कैंचुए के शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसकी चलने में सहायता करते हैं, और चिकने पदार्थों की वजह से ये अपने शरीर को जमीन से चिपका लेता है। यह अपने शरीर के हिस्सों को जमीन से किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूल यानी बाल जैसी आकृतियां होती हैं। ये सूल पेशियों से जुड़े रहते हैं और ये सूल अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। केंचुआ क्या खाता है, मिट्टी खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए के द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधे को यहाँ पर फायदा मिलता है। तो यहाँ पर कैसे पकड़ बनाता है, वो सूल सूप के द्वारा यहाँ पर पकड़ बनाता है। घोंगा क्या होता है, किसी बगीचे में एक घोंगे का हमें अवलोकन करना है। क्या उसकी पीठ पर गोल संरचना देखी जा सकती है। इसे हम कहते हैं कवच। जैसे घोंगा, जिसको हम साधारण भाषा में शंख भी बोलते हैं, वो कहलाता है हमारा घोंगा। तो ये घोंगे का बाहरी कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता यहाँ पर नहीं करता है। यह घोंगे के साथ में क्या होता है, खिंचता जाता है। घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका हमें परीक्षण करना है। तो घोंगा है इस तरीके से होता है, ये बाहर का इसका कवच होता है, ये हड्डियों का कवच नहीं होता है। ये सुरक्षा के लिए यहाँ पर इसका घोंगे का कवच दिया गया है। जब यह चलना प्रारंभ करें तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊपर उठा करके कांच के नीचे की ओर यह चलने का ढंग को परीक्षण हमें करना है कि घोंगा किस तरीके से चलता है। तो ये घोंगा का चित्र यहाँ पर देखा है। अब हम बात करें कवच का छेद खुलने पर आपने उनमें से एक मोटी मांसल संरचना वाला उसका पैर होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सरका दीजिए। अब पैर को लहरदार गति दिखाई देगी। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र और धीमी है, वो हमें परीक्षण करना है। अब बात करते हैं तिलचट्टे की। तिलचट्टा है जिसे किसी काकरोच का हमें परीक्षण करना है। तिलचट्टा क्या करता है, जमीन पर चलता है और दीवार पर यह चढ़ सकता है। इसको बोलते हैं तिलचट्टा, इसको काकरोच ही बोलते हैं। ये वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में इसकी सहायता करते हैं। इसका शरीर है कठोर होता है, बाहरी कंकाल दरक से ढका होता है। ये शरीर इसका कठोर होता है और ये बाहरी कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों के द्वारा बनता है, जिसके कारण गति यहाँ पर संभव है। अब बक्ष में 2 जोड़ी पंख भी जुड़े होते हैं। इसके जो बक्ष होगा उसमें 2 जोड़ी यहाँ पर पंख होते हैं, जिससे ये उड़ सकता है। अगले पैर सकड़े होते हैं, इसके छोटे छोटे पैर होते हैं अगले, और पिछले पैर बड़े होते हैं। पिछले पैर चौड़े और बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विभिन्न पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं और बक्ष की पेशियां हैं तिलचट्टी देती हैं। अब बात करते हैं पक्षी की। पक्षी में क्या होता है, पक्षी हवा में उड़ते हैं, भूमि पर चलते हैं। बतख और हंस जैसे कुछ पक्षी हैं, जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में क्या होता है, पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्के परंतु मजबूत होती हैं। यानी उनकी हड्डियां हल्की होती हैं, वजन कम होता है और मजबूत होती हैं। पश्च भाग की बात करें, यानी पैरों की अस्थियों को चलने और बैठने के लिए यहाँ पर अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां हैं रूपांतरित होकर के पक्षी के पंख बनाती हैं। तो अग्रपाद की जो अस्थियां हैं वो पक्षी के पंख बनाने के काम पक्षियों की बढ़ने वाली पेशियों को हैं, पंखों के ऊपर नीचे करने में ये सहायक होती हैं। यहाँ देखें ये पक्षी का कंकाल दिखाया गया है। अब बात करते हैं मछली की। जैसे कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी को इस प्रकार रख दीजिए कि उसका नुकीला भाग है आगे की तरफ रहे। कागज का ये नुकीला भाग आगे की तरफ रहेगा, तो इसे धीरे से धक्का दीजिए, यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है। तो ये मछली भी यहाँ पर इस तरीके से चलती है, नाव भी यहाँ पर इसी तरीके से चलती है। तो जब नाव को दोनों सिरों पर पकड़ करके धक्का देंगे
तो चौड़ी और जल में जाए तो यहाँ पर इस तरीके से नाव जल में सरलता से चल सकती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है? इसी तरीके से नाव का आगे का और पीछे का हिस्सा पतला होता है, बीच का भाग मोटा और चौड़ा होता है। तो शरीर की ऐसी आकृति क्या कहलाती है? धारा रेखीय कहलाती है। तो पतला होता है और मध्य भाग पतला और नुकीला होता है। मछली का सिर और पूंछ है, उसके मध्य भाग की अपेक्षा इस आकृति के कारण जल इधर-उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में तैर सकती है। मछली से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में जाती है, और यहाँ पर शरीर को मोड़ती हैं तो तीव्रता से उनकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती है और पूंछ के पंख इस कार्य यहाँ पर करते हैं। जैसे मछली है, मछली अगर इधर की साइड घूमेगी तो पूंछ है इधर की साइड झटका देगी, अगर मछली इधर की साइड घूमेगी तो पूंछ इधर की साइड झटका देगी, मछली अगर इधर की साइड घूमेगी तो पूंछ है उसकी इधर की साइड झटका देगी। तो इस तरीके से झटके के साथ में वो आगे बढ़ती है। अब बात करें यहाँ पर मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने और दिशा निर्धारण करने में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष फ्लीपर में सहायता करते हैं? तो जो गोताखोर होते हैं वो क्या पहनते हैं? फ्लीपर यहाँ पर पहनते हैं। सर्प कैसे चलते हैं? सर्प की बात करें, क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है या सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है सर्प की वो लंबी होती है, और शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती हैं, यानी बहुत सारी इसमें पेशियां होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर की क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। अब सर्प का शरीर है बहुत ही बलय में मुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक बलय उसे आगे की ओर धकेलता है और उसका शरीर अनेक बलय बनाता है और प्रत्येक बलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प आगे गति करता है और बहुत तेज गति से ये आगे की ओर चलता है। तो ये सीधा निरीक्षण करने वाली अस्थियां और पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। पहली और भुजों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार उनके मस्तिष्क में भी अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। तो प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ग्रेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप में ऐसे अनेक प्रश्न पूछे हैं और विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न क्यों होते हैं और वो विशेष अंग उन जंतुओं को विशेष गति किस प्रकार सहायता देते हैं। विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नता है, विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है। मनुष्य के 2 पैर जैसे कि गाय और भैंस के 4 पैर होते हैं। बहुत से जंतु हैं संपादी होते हैं और क्यों होते हैं। हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है। इतने अधिक प्रश्न हैं, संभवतः उनके क्रियाकलाप, और हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का यहाँ पर प्रयास किया है और उन प्रश्नों का उत्तर खोजने की हम कोशिश करते हैं। अब बेहतर जीवन के लिए हम बात करें, यहाँ पर बेहतर जीवन के लिए योग यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है? योग के बारे में, जीवन अगर हमें जीना है तो योग हमें करना चाहिए। जैसे योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। योग व्यक्ति को क्या देता है? स्वस्थता प्रदान करता है, यानी कि स्वस्थ रखता है, और यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है। योग है हमारा मेरुदंड को, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको सीधा रखता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुक कर नहीं बैठते हैं। योग की कई मुद्राएं होती हैं जिनमें आप स्वयं का वजन उठा सकते हैं, जिससे अस्थियां आपकी मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है? हड्डियां के कमजोर की वजह से ये बीमारी होती है। यहाँ पर यह जोड़ों के दर्द को कम करता है योग, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां हैं सक्रिय रहती हैं योग से। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। व्यक्ति की देखरेख में किया जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखें, मेरुदंड है हमारे पिछले हिस्से में पाई जाती है। कंधु खरे का संधि है, ये गर्दन वाले कंधे वाले हिस्से में होती है। सूख की बात करें, उपास्थि जो कोमल हड्डियां होती हैं, गोहिका होती है, जैसे कटोरी के टाइप में होती है। अचल संधि जो चल नहीं सकती है। जंतुओं की चाल है अलग अलग होती है, कौन कौन से किस तरीके से चलते हैं। हित संधि है हमारी
घुटनों में और कोहनी पर पाई जाती है। पेशियां हमारे शरीर में होती हैं। बाहरी कंकाल है, हम जैसे हड्डियों का होता है। श्रोणीय अस्थियां हैं जिनके सहारे हम बैठते हैं, कूलों में होती पाई जाती हैं। दुराग्र संधि होती है। पसली पंजर, जैसे कि हमारी जो सीना होता है वहां पर मिलता है पसली पंजर। और कंधे की अस्थियां होती हैं। कंकाल और धारा रेखीय, जैसे मछली की जैसी आकृति होती है वो धारा रेखीय होती है। तो यहाँ पर अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं और यह शरीर का पिंजर बनाता है। इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आना है। मानव कंकाल में खोपड़ी, मेरुदंड, कंधे और श्रोणि मेखला एवं पांव की अस्थियों से मानव का कंकाल बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार से बनती हैं और ये संधि की प्रकृति और गति की दिशा पर निर्भर करती है। की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं और ये पंखों को फड़फड़ा करके उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर के जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। और बहुत सारी अस्थियां उनसे जुड़ी। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाहरी कंकाल बनाता है। बक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंखों से जुड़े होते हैं जो तिलचट्टे को चलने और उड़ने में सहायता करती हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तरण, शरीर का अधि सतह पर सूख केंचुए की भूमि पर पकड़ बनाने में और घोंगा पेशीय पाद की सहायता से चलता है।